Thank you very much, sir, for joining this podcast. Thank you very much for calling me. अभी एक ना कंटेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक लड़का है, वो बोलता है अपनी मम्मी को, मम्मी मैं ना डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो उसकी मम्मी मना कर देती है, बोलती कहीं नहीं जाना है। अभी तो पिछले हफ्ते शिमला गया था, न्यू ईयर पे तू मना नहीं था। इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को एक बड़े मजाक में दिखाया गया है। बहुत पहले से अगर आप देखें हिंदी फिल्मों में जिसको दिमाग की परेशानी होती थी, उसको में दिखाता है कि वो तोड़फोड़ कर रहा है, कपड़े फाड़ रहा है, अजीब हरकतें कर रहा है, और फिर उसको कोई गाड़ी पकड़ के ले जा रहे हैं और फाइनली दिखाते थे कि बिजली करंट दिए जा रहे हैं। उसमें वो टॉर्चर टाइप दिखाया जाता है। तो लोगों के मन में वो गहरी छाप छोड़ गई, और वो छाप छोड़ गई तो लोगों को डरा गई। तो वो स्टिग्मा जो बनता गया समाज में, जो फैली बात, वो इतनी गहरी जड़ें उसकी पहुंच गई, आज तक हम उनसे ऊपर नहीं उठ पाए। पैनिक अटैक हार्ट अटैक में भी कन्वर्ट होता है। अगर हमें तनाव है, डिप्रेशन है, तो उससे हमारे हार्ट की बीमारी बढ़ सकती है। मेरे पास अक्सर सेलिब्रिटीज आते हैं, इनका नाम मैं नहीं ले सकता, मुंबई से यहाँ तक मेरे पास इलाज कराने आते हैं। क्यों? कि मुंबई में अक्सर ये बोला जाता है कि ना मैन ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हैं इन चीज़ों के बारे में। महिलाओं को पुरुषों के बनस्पत डबल डिप्रेशन होता है, और समय रहते उसका अगर हमने इलाज नहीं किया, कुछ सुसाइड तक कर लेते हैं। और सुसाइड आप जानेंगे, सुसाइड की जो रेशो है हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है। सबसे टॉप पे था मेल्स पे, सबसे ज़्यादा था रोड एक्सीडेंट्स, नंबर 2 पे था सुसाइड। मैंने अक्सर देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, तो चल यार एक सिगरेट पी के आया। वो क्षणिक जो सुख मिल रहा है वो बहुत बड़ी कीमत पे आ रहा है। अक्सर लोगों को गलतफहमी रहती है, ये मुझे आदत नहीं है, जब चाहे छोड़ दूंगा, अगला छोड़ दूंगा, तो तेरा भाई तो मजे के लिए पीता है। कोई सिगरेट पीना शुरू किया, कुछ समय तक पी रहा है, क्या वो छोड़ सकता है? मेरे पास मरीज हैं जिन्होंने 50, 30, 20, 10 साल पी के भी। जैसे आपने बोला शुरू में पॉडकास्ट पे, मम्मी डिप्रेशन में जा रही हूँ, कहीं नहीं जाना, दोस्तों को भी बोलेंगे डिप्रेशन हो रहा है, अरे हमें भी तो होता, तुझे क्या अलग हो रहा है, पहाड़ों पे घूमा, 4 पैक पी ले, वीकेंड पार्टी मना ले, सब ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? वी आर बैक अगेन विद द न्यू पॉडकास्ट। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे डाउन फील करते हैं। हमें लगता है कि ना किसी से बात करना है, ना किसी से मिलना है, ना कहीं जाना है, और ना कुछ खाना है, ना कुछ पीना है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। आज का पॉडकास्ट डेडिकेटेड होने वाला है मेंटल हेल्थ इश्यूज पे। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर पंकज। First of all, thank you very much, sir, for joining this podcast. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। अभी एक ना कंटेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उस पे एक लड़का है, वो बोलता है अपनी मम्मी को, मम्मी मैं ना डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो उसकी मम्मी मना कर देती है, बोलती कहीं नहीं जाना है करके। तो ऑल्दो मेंटल हेल्थ टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट हर कोई इस पे बात करने से थोड़ा सा बैकवर्ड ही रहता है। ये बहुत ठीक बात बोली आपने, और ये मैंने भी शायद देखा है। काफ़ी फनी तरीके से दिखाया गया हाँ। उसको, पर वो समझना कि इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को एक बड़े मजाक में दिखाया गया है। एक मुद्दा तर्क है, पर जो आप अगर बात कह रहे हैं, स्टिग्मा इसके पीछे छुपा हुआ है। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन की जो बात कर रहे हैं, अगर हम पास्ट में जाएं, बहुत पहले से अगर आप देखें हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड में अक्सर दिखाया जाता कि कोई मरीज, मानसिक मरीज जिसको दिमाग की परेशानी होती थी, उसको में दिखाता कि वो तोड़फोड़ कर रहा है, कपड़े फाड़ रहा है, अजीब हरकतें कर रहा है, और फिर उसको कोई गाड़ी पकड़ के ले जा रहे हैं, लाके पागलखाने टाइप जगह में, जिसको पहले पागलखाना बुलाया जाता था, सेक्रेट हॉस्पिटल्स को, वहाँ डाला जा रहा है, बांध रखा है, अजीब जैसा पागल जैसी जैसी हरकतें दिखाते थे उनकी, और फाइनली दिखाते थे कि बिजली करंट दिए जा रहे हैं। उसमें वो टॉर्चर टाइप दिखाया जाता था। तो जो एक छवि बनाई गई मानसिक मरीज की, और मानसिक मरीज बीमारी से जुड़ी हुई, वो बहुत पुराने जमाने चलती आ रही है। तो लोगों के मन में वो गहरी छाप छोड़ गई, और वो छाप छोड़ गई तो लोगों को डरा गई। इस बारे में कहीं बात ना कहीं करने मजाक, या तो उसको लोग मजाक में लेते रहे, फन सिर्फ कि भाई फन है, या डर कि अगर कोई मानसिक बीमारी हो गई तो लोग उसको मजाक बनाते थे, और खुद को हो गई तो डरते थे कि डॉक्टर पे ना जाए, मनोचिकित्सक, साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट पे ना जाए, और वरना लोग मजाक बनाएंगे और पागल कहेंगे, और इलाज के में मिलेगा इंजेक्शन, या जी पागल खाने बंद कर देंगे, या बिजली करंट लगाए जाएंगे। तो वो स्टिग्मा जो बनता गया समाज में, जो फैली बातें, वो इतनी गहरी जड़ें उसकी पहुंच गई, जिनको हमें आज तक हम उनसे ऊपर नहीं उठ पाए हैं। और तो चीज़ें बदल रही हैं जैसा आप कह रहे हैं, पर उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं। आपको 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मतलब
टुवर्ड्स द टाइम मेरे को लगता है कि पहले तो और भी ये कम था, अभी तो स्टिल लोग स्पीक आउट करना स्टार्ट किए हैं। जैसे रिसेंटली दीपिका पादुकोण ने भी बहुत ही ओपनली बताया था जो जिस स्टेट से वो गुजर रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले चीज़ों को हमें ना जानना ज़रूरी है, अगर उसका सॉल्यूशन पाना है तो। तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों का कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, यस। और केवल लोग नहीं, आप चाहेंगे डॉक्टर हिंदुस्तान में का मैक्सिमम डॉक्टर्स को नहीं पता होता कि भाई साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक पे कब भेजना है, नहीं भेजना है, साइकोलॉजिस्ट पे कब भेजना है, नहीं भेजना है। समझिए कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट कहा जाए एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, दो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अगर समझना चाहें। दोनों ही मानसिक स्वास्थ्य पे कार्य कर रहे हैं, दोनों ही मेंटल हेल्थ पे कार्य करते हैं, दोनों ही मरीजों को ठीक करने का काम करते हैं। पर बेसिक फ़र्क क्या है? एक साइकियाट्रिस्ट मनोचिकित्सक बनने के लिए पहले एक एमबीबीएस की डिग्री लेना ज़रूरी है, यानी कि एक बेसिक डॉक्टर बनना ज़रूरी है। जो डॉक्टर है जिसको सारी बीमारी के बारे में पता होता है, ओके। सब दवाई का ज्ञान होगा। जैसे बाकी जैसे ऑर्थोपेडिशियन बनेगा, कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनता है, तो सबको पहले एमबीबीएस करना पहले पड़ता है। एमबीबीएस ओके। उसके बाद स्पेशलाइजेशन फील्ड चुनता है व्यक्ति डॉक्टर बनने का। तो उसमें फिर वो साइकियाट्री की डिग्री, एमडी साइकियाट्री या डिप्लोमा साइकियाट्री चुन के या डीएमबी साइकियाट्री चुन के उसको डिग्री दी जाती है, और वो साइकियाट्रिस्ट या मनोचिकित्सक बन जाता है। ये साइकियाट्रिस्ट एज पर देयर इंटरेस्ट, एज पर देयर एक्सपर्टीज, देयर एक्सपीरियंस कैन चूज आइदर टू डू साइकोथेरेपीज ओनली और मेडिसिन। वो दवाइयाँ लिख सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, और थेरेपी और काउंसलिंग भी कर सकते हैं और करते भी हैं। एक मोटा मोटा बताया। जबकि साइकोलॉजिस्ट में बहुत से पैमाने खुल गए हैं। आज के ज़माने देखिए, अगर आप दिल्ली डीयू में जाएंगे या किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो सबसे पहले उठने वाली ब्रांच ही साइकोलॉजी हो गई है। साइकोलॉजी होती है। तो लोगों को इतना चार्म और क्रेज हो गया साइकोलॉजी का, हर व्यक्ति साइकोलॉजी ही करना चाह रहा है, और जवान बच्चा, यंग बच्चा। आई थिंक यूपीएससी एस्पिरेंट्स लोग बहुत ज़्यादा पिक करते हैं साइकोलॉजी। हाँ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है उनके लिए। ट्रू। हाँ, तो उसमें उसके बाद साइकोलॉजिस्ट जो है उसमें डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं बनती। उसमें आप साइकोलॉजी की डिग्री अलग यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से लेके, जिसमें कुछ क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है, एमफिल होता है, बाद में पीएचडी करके डॉक्टर का नाम लग जाता है साइकोलॉजिस्ट, पर वो डॉक्टर साइकाट्रिस्ट नहीं होता, वो साइकोलॉजिस्ट में चिकित्सक ही कहलाएगा। पीएचडी करेगा, नहीं करेगा तो साइकोलॉजिस्ट रहेगा। वो सिर्फ केवल काउंसलिंग कर सकता है, उसकी फील्ड होती है। वो एक स्पेसिफिक कोई बच्चे वाली फील्ड में कर रहा है, कोई डिडिक्शन में कर रहा है, कोई सेक्सुअल वाली फील्ड में कर रहा है, कोई मैरिटल थेरेपी कर रहा है, तो कोई टेस्टिंग कर रहा है मानसिक, तो अलग अलग फील्ड्स हैं। साइकोलॉजिस्ट दवा नहीं लिख सकता, साइकाट्रिस्ट दवा लिख सकता और थेरेपी दोनों कर सकता है। मतलब सिर्फ कंसल्टेशन दे सकते हैं वो। एग्जैक्टली, वो सिर्फ थेरेपीज और काउंसलिंग कर सकते हैं, और साइकोडायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं एज पर, उसमें कई तरह की डिग्रियां होती हैं। ओके। उस पर डिपेंडिंग ऑन व्हाट डिग्री उसके पास है वो कार्य कर सकता है। ओके। सिंपल सी बात है। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा कि साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन नहीं लिख सकते, एग्जैक्टली, साइकेट्रिस्ट मेडिसिन लिख सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक बोला। सो हम पहले ये समझना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ एक्चुअली में होता क्या है, मतलब मैं क्यों इसे एज अ इशू बोल रहा हूँ, या फिर कुछ क्या लिंक कर रहा हूँ मैं, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बहुत बढ़िया चीज़ है ये। मेंटल होता क्या है? देखिए, आप और मैं बैठे हुए हैं, अपने बातें कर रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, है ना। हमें अल्टीमेटली वार्तालाप चल रही है। तो हमारा मानसिक, हमारा जब कुछ ब्रेन, दिमाग सब कुछ कर रहा है। आप दिमाग में सवाल आ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, मैं दिमाग से जवाब आ रहे हैं, मैं दे रहा हूँ आपको, जो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन एंड योर क्वेश्चंस। सो उसके, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, मेंटल ब्रेन से ही सब कुछ करा रहा है। हमारा मेंटल हेल्थ स्वास्थ्य ठीक है तो हम बैठ के बात कर पा रहे हैं नॉर्मल तरीके से, दो लोगों की तरह, सभ्य लोगों की तरह बैठ के एक्ट कर पा रहे हैं। ये सिंपल सी बात है। जैसे अगर फिजिकल हेल्थ होती है, हार्ट, बॉडी, शरीर, इसी प्रकार दिमाग की हेल्थ, मेंटल ब्रेन की हेल्थ जो कि ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ होती है। तो मानसिक स्वास्थ्य को मेंटल हेल्थ कहा गया है। जिस प्रकार लोगों के लिए फिजिकल स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ के बिना स्वास्थ्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके, सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ नॉर्मल हम बिहेव कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से अपनी दिनचर्या जो चल रही है, मैं सारे काम अपने कर पा रहा हूँ, माई माइंड एंड हेल्थ आर बोथ इन द कोऑर्डिनेशन, तो मैं बोलूँगा एक वेल मेंटल हेल्थ है ये। बिल्कुल। इसके अलावा अगर कुछ थोड़ा भी चेंजेस होते हैं तो वो मेंटल हेल्थ इश्यूज में काउंट हो जाता है। यहाँ एक हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। हर चीज़ मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं हो सकता। एग्जांपल के तौर पे मैं रोज़ाना उठता हूँ, कार्य करता हूँ, लाइफ जीता हूँ, एंजॉय करता हूँ। कल को मेरी परीक्षा है, मेरा एग्ज़ाम है, और जिस एग्ज़ाम में मुझे इंटरव्यू मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे देना है किसी जॉब के लिए, किसी बहुत बड़ी पोस्ट के लिए, तो मेरा उस इंटरव्यू के लिए घबराना वाजिब सी बात होगी। मैं घबराऊँगा, उसकी तैयारी करूँगा, और उसके डर के मारे फेल के डर के कारण या उत्तीर्ण ना होने के कारण डर से मैं उसको पढ़ूँगा और तैयारी करूँगा। पर
अगर मुझे घबराहट ही ना हो, उसका डर ही ना हो, तो मैं शायद नहीं पढ़ूंगा। मुझे लगेगा मैं और कॉन्फिडेंट हो गया, मुझे सब आता है और मुझे एग्जाम की देने की जरूरत नहीं है, या जो भी कारण होगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा। उस स्थिति में घबराहट होना अब नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल है। वो आपको चेता अच्छा, वो रही है नॉर्मल है, ठीक है। कि आपको करना है। इस पर गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी दौड़ा रहे हैं 80 पे 100 पे, तो डर होना वाजिब सी बात है। एक्सीडेंट हो जाएगा, चांद कट जाएगा, चोट लग जाएगी, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो तो वो सकता है। डर एंग्जाइटी के रूप में, जो घबराहट के रूप में आ रहा है, वो नॉर्मल, वो सेफ्टी प्रिकॉशन है, बॉडी का, ब्रेन का मैकेनिज्म है, तो वो बीमारी नहीं है। पर अगर उदाहरण के तौर पे आपको बिना कारण से घबराहट, बेचैनी, एंग्जाइटी होती है, बिना कारण के आप तनाव में रहते हैं, बिना किसी कारण के तनाव लंबा चलता रहता है, छोटी सी बात है उसको बहुत बड़ा खींच देती है, आपका ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो वही सेम एंग्जाइटी बीमारी का रूप ले लेगी। तो हमें ये जानना जरूरी है कि सिचुएशन कैसी है, आप एक्शन रिएक्शन कैसे कर रहे हैं, उसके पर निर्भर करता है कि ये बीमारी है या नॉर्मल परिस्थिति है, नॉर्मल ब्रेन और बॉडी का रिएक्शन एक्शन है। आई थिंक ये लाइन ड्रॉ करने वाली बात आपने बहुत अच्छी बताई कि कुछ नॉर्मल सिचुएशंस होते हैं जिनमें हमारा घबराना या फिर एंग्जाइटी फील करना नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि अगर आपको हमेशा थोड़े थोड़े टाइम पे अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो आप इसे मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम में डाल सकते हो। तो जैसे कि अभी हमने पॉडकास्ट से पहले स्टार्ट किया था कि उसकी मम्मी बोलती है कि कहीं नहीं जाना है, तो वैसे ही अभी धीरे धीरे इसके लिए लोग ओपन तो हो गए हैं। तो लोगों को ये भी था कि अभी जो जेनजी, मतलब जो एक जनरेशन है 20s में, वो इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि आइदर दे आर रियली इन दिस इशू और नॉट। ये जो कंसेप्ट है, ये हमारा जेनजी वाले बात जो बोली, जो हमारे मिलेनियल्स हैं, Yes. जूमर्स, जिनको जूमर्स बोला जाता Yes. है जनरेशन, उस प्रकार जनरेशन के लिए एक ये टर्म आया, जो पुरानी टर्म जनरेशन के बाद आया। तो उसमें वो टर्म रही ऑनलाइन मीडिया की टर्म, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, True. स्नैपचैट एंड व्हाट नॉट, सबकी वो जनरेशन में उसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है, और काफ़ी एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन। तो वेस्टर्न में ये कंसेप्ट बहुत आगे तक है, मेंटल हेल्थ का वहाँ बहुत डेवलपमेंट है। वहाँ अगर कोई सेलिब्रिटी बोलता है आई एम गोइंग टू रिहैब, दैट इज सपोजिटली टू बी अ वेरी नाइस थिंग, बड़ी उसको स्टेटस सिंबल माना जाता है, Yes. क्योंकि रिहैब इज वेरी एक्सपेंसिव, नॉट एवरी पीपल कैन अफोर्ड देयर, Yes. एंड अल्टीमेटली वो अपनी मेंटल हेल्थ को मतलब प्रायोरिटी दे रहा है। तो मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना बाहर विदेशों में, वेस्टर्न कल्चर में बहुत अच्छा माना जाता है। वहाँ स्टिग्मा इस प्रकार से नहीं, जैसे नहीं है हिंदुस्तान में जितना है यहाँ पे है। उस प्रकार नहीं है। तो वहाँ से वो लोग टर्म कैच कर रहे हैं, न्यू जनरेशन, जो एक तरह से अच्छी बात भी है। अच्छी बात इस प्रकार है कि वो जो स्टिग्मा जुड़ा हुआ है मेंटल हेल्थ के साथ, जुड़ा हुआ है कि साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना, साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना है, और इलाज नहीं कराना, टाइमली इंटरवेंशन नहीं करना, तो वो एक तरह से अच्छा भी है कि वो उसको बड़ा नॉर्मल चीज़ें ले रहा है। जुकाम बुखार खांसी डॉक्टर पे जाते हैं, ऐसी भाई उसको मेंटल हेल्थ के जा रहे हैं। True. मेरी क्लिनिक पे पेशेंट आजकल जो यंग बच्चे काफ़ी कॉमनली आ रहे हैं, एंड दे आर वेरी ओपन टू देयर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। वो इनफैक्ट आप मेंटल प्रॉब्लम भी नहीं बोलूँगा, डेली लिविंग प्रॉब्लम जो होती हैं, स्कूल की परेशानियाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के इश्यूज, True. नशे, जो कि एडिक्शन जो बड़ा कॉमन है आजकल स्कूल कॉलेजेस में बढ़ता जा रहा है, चिंता की बात है, उस पे बात करते हैं। और एडिक्शंस जो आपकी उनकी मोबाइल एडिक्शन, सब पे बातें खुल के बात करते हैं। और कंपेरेटिवली टू देयर प्रीवियस जनरेशन, वो इतनी खुल के नहीं बात करती है। तो वो जो उनका जो कंफर्ट जोन में जो आ गए हैं ड्यू टू ऑल दिस डे इन डे आउट के चलते, तो वो एक अच्छी बात है। पर यहाँ पे एक दूसरा पहलू भी है, जिसको जनरलाइज कर दे रहे हैं चीज़ों को, तो वो जो चीज़ों की गंभीरता को कहीं ना कहीं उस पर भी उंगली, सवाल निशान उठाते हैं। जो चीज़ बहुत सीरियस हो सकती है किसी व्यक्ति के लिए, उसका मजाक, वो आपस में मजाक बनाते हैं, उसका बुली करते हैं उस टर्म को लेके, या उसको लेबल कर देते हैं मानसिक बीमारी की तरह पे। दूसरा व्यक्ति उसमें फिर इलाज कराने में घबराएगा, और वो उसका कहीं ना कहीं उसका मजाक बना के उसके मन पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। ट्रू। अभी हम लोग बात कर रहे थे कोटा की, जहाँ पे सुसाइड रेट्स काफ़ी डाउन हुए हैं। मैं भी कोटा में पढ़ा हूँ, और काफ़ी ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो एट दैट एज मुझे ये टर्म्स नहीं पता है, एंग्जाइटी नहीं पता मुझे डिप्रेशन नहीं पता, मुझे मेंटल हेल्थ नहीं पता। सो व्हाट आर द सिंपलेस्ट सिम्टम्स जो आइडेंटिफाई हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल आइडेंटिफाई कर सकता है कि ओके दिस इज सम प्रॉब्लम विथ मी? बिल्कुल ठीक बोला। देखिए, जो कंपटीशन की बात जहाँ तक रही, कंपटीशन तो हमारे जीन और हमारी सोल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। पैदा होने से लेकर मरने तक के लिए हमें हर चीज़ में कंपटीशन फेस करना पड़ता है, और करते हैं।
जब हम स्पर्म होते हैं तो लाखों स्पर्म की रेस में जो स्पर्म जीतता है हाँ। उसको कंपटीशन में वो फर्टिलाइज होके बच्चा बना देता है। यस। जब हम बाहर आते हैं तो उसके अस्पताल की कंपटीशन, स्कूल के लिए कंपटीशन, पढ़ाई के लिए कंपटीशन, सब जगह कंपटीशन। नौकरी के लिए कंपटीशन, मतलब कंपटीशन तो आपके साथ जुड़ा हुआ है। इवन मरने तक तो हिंदुस्तान में देखा गया था, उस समय पहले देखा था कोविड में क्रियाक्रम करने तक के लिए कंपटीशन हो गया था, वहाँ पे प्रॉपर हम लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। हर तो कंपटीशन तो जुड़ा हुआ है, वो तो हमारी लाइफ का पार्ट है इंसान की, वो समझना पड़ेगा। अब बात यहाँ तो कोटा ही कही, कोटा जैसे माहौल में, क्योंकि वहाँ पे जब बच्चे एक मानसिक स्थिति से लेकर आते हैं, उनको बताया जाता है कि आप घर से पंप अप करके भेजा जाता है। जैसा कि आपसे बात हो रही थी, ज़्यादातर बच्चे वो मिडिल क्लास के व्यक्ति के आते हैं, जो जिनके सपने होते हैं कि हमें High डॉक्टर hopes. इंजीनियर बनना है। दो ही इसके लिए फेमस है, इंजीनियरिंग के लिए फेमस था कोटा पहले, अब शायद मेडिकल के लिए भी धीरे धीरे फेमस होता जा रहा है। तो व्यक्ति, ज़्यादातर बच्चा है तो इनके माता पिता डॉक्टर इंजीनियर होंगे, या मिडिल क्लास व्यक्ति ज़्यादातर जो बनाना चाहेगा, बिजनेस क्लास भी बना सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ज़्यादातर फोकस्ड माइंड से आते हैं, घर से उन्हें पंप करके भेजाता है कि, और क्योंकि कोटा पढ़ाई सस्ती नहीं है, रहना खाना पीने में पैसा लगता है, तो हर एक की अफोर्डेबिलिटी अलग अलग होती है, और लाखों बच्चा आ रहा है हर साल, और लाखों बच्चों में सिर्फ सीटें तो गिनी चुनी हैं, और कोटा सिर्फ एक सेंटर है हिंदुस्तान का, ऐसे बहुत सेंटर है, बहुत सेंटर। घर के पास भी लोग तैयारी कर रहे हैं, घर में भी तैयारी कर रहे हैं, हिंदुस्तान में तैयारी कर रहे हैं। तो उन सबसे कंपटीशन, उनका सीटें तो मुट्ठी भर है और मुट्ठी भर बच्चे है। वो इतने सारे हैं, तो वो तनाव जो इतना गुना बढ़ जाता है व्यक्ति का, और पल पल उसके लिए जीना उस तनाव का तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। True. उस तनाव का उठना है, सोना है, एक दिन वो अगर वो किसी दिन छुट्टी भी ले लेता है, मान लीजिए घूमने चला जाता है, तो गिल्ट खाती है। मतलब वहाँ तबीयत खराब होना एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो टीचर्स समझाते हैं कि कुछ भी हो जाए, बस अपनी तबीयत मत खराब करना, क्योंकि जैसे ही आपकी तबीयत खराब, तो वो एक मेंटल प्रेशर बिल्ड होता है। लेकिन वो मेंटल प्रेशर मेंटल हेल्थ इशू में कब कन्वर्ट होता है, लाइक? हाँ, वो बिल्कुल सही, उसी बात पे आ रहे हैं। तो जब डे नाइट वो जब तनाव के साथ जी रहे हैं, तो उनका जो एंग्जाइटी लेवल्स पहले ही बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। छोटी सी बात पे चिंता करना, घबरा जाना, बेचैन हो जाना, अक्सर उनके, क्योंकि बॉडी में कुछ सीरम्स बढ़ जाते हैं, ब्रेन डोपामिन लेवल हमेशा ऑन साइड रहता है, तो अपने स्टार्टल इफेक्ट बोलते हैं, उस पर रहते हैं। तो उसके चलते उनके तनाव बढ़ने से चीज़ें दिक्कत रहती हैं। और जो आपने बोला कि उनके मानसिक बीमारी के लक्षण किस तरह देखे जाएँ, कंपटीशन के साथ जो हो सकता है, तो उसमें बड़ा सिंपल सी बातें हैं। जो मोटी होने को तुमको कोई परेशानी किसको कभी भी हो सकती है, पर जो कॉमनेस्ट है एंग्जाइटी, तनाव के कारण घबराहट, बेचैनी, उसमें अलग अलग प्रकार की होती है। जीएडी होती है, जेनेटिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, पैनिक अटैक्स होते हैं, कुछ लोगों को उदासी, डिप्रेशन भी हो सकता है, कुछ लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर, कुछ लोगों को रेयर, कुछ लोगों को साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार की बीमारी और भी कुछ हो सकता है। अब सबसे कॉमन जो डिप्रेशन की बात है, उस पर अगर हम आप आते हैं, जो आपने लक्षण मुझसे पूछे हैं, तो उसमें कैसे पहचानेंगे कि व्यक्ति अच्छा भला पढ़ रहा है, क्लास जा रहा है, ठीक है, तैयार हो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, फ्रेंड से मिल रहा है, मस्ती कर रहा है, जो इतना टाइम मिल रहा है बेचारे को, सब कुछ कर रहा है, पर फाइनली समझना ये है कि जब वो उस दिनचर्या बदलाव आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे अकेला रहना शुरू कर देगा, अलग थलग पड़ जाएगा। नंबर अच्छे ला रहा था, कंपटीशन में टॉप रैंक ला रहा था, धीरे धीरे रैंक नीचे आनी शुरू हो जाएगी, पढ़ाई से मन उसका हटना शुरू हो जाएगा, खाना कम कर देगा, वेट कम होना शुरू हो जाएगा, अपना, लड़के इस एज में यंग बच्चे होते हैं, अपना उसका बड़ा ध्यान रखते हैं, लुक्स का बड़ा ध्यान रखते हैं कि मैं कैसा दिखता हूँ, अच्छे से बन के जाते हैं, तो अपना बनना संवरना कम कर देगा, दाढ़ी बड़ी है नहीं बड़ी, कटी है नहीं कोई कटी, मतलब नहीं, बाल बिखरे हुए हैं, दुनिया लड़कियां से कोई मेकअप करना मतलब बंद नहीं। कर देती हैं, कपड़े पहनने, तो इस तरह की चीज़ें उसकी दिनचर्या में, यू विल सी रिमार्केबल चेंज इन हिज क्लोथिंग, ईटिंग हैबिट्स, डेली लिविंग एक्टिविटीज़, तब समझना है कि भाई ये कुछ गड़बड़ जा रही है, गाड़ी पटरी से उतर रही है, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो गड़बड़ा रही हैं। तो वो चीज़ें आपको नोट करनी है, और समय रहते उसको, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। ये तो हो गया उदासी की बात है, डिप्रेशन की। और कुछ बात करते हैं एंग्जाइटी, बच्चा छोटी छोटी बात में घबरा जा रहा है, दिल की धड़कन बढ़ जा रही है, मुंह सूख रहा है, चक्कर आ रहे हैं, पेशाब बार बार जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है, भूख नहीं लग रही है, पेट में तितली सी, बटरफ्लाई कहते हैं, उड़ रही है, कुछ भी पेपर आता है इसको मतलब ब्लैकआउट हो जाए, पढ़ा सब कुछ पढ़ा हुआ है, मॉक टेस्ट हुआ, एग्जाम हुआ, एंट्रेंस एग्जाम हुआ, ब्लैकआउट हो गया, कुछ याद ही नहीं आया, एग्जाम जल्दी एक दिन पहले पैनिक हो जाना, मैं सब घबरा गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इस तरह की सब चीज़ें होती हैं, तो इस पर बच्चे का ध्यान देना, काउंसिल करना, उसको देखना ज़रूरी हो जाता है। आपने एंग्जाइटी के बारे में बोला कि घबराना, एक फाइन लाइन हमें ड्रॉ करना होता है घबराहट और एंग्जाइटी के बीच में। तो मैं अभी भी एक एंग्जाइटी को समझना चाह रहा हूँ कि जब मुझे कोई बोलता है कि मुझे एंग्जाइटी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या? एंग्जाइटी मतलब क्या हो रहा है उसे? लाइक व्हाट ही इज़ फीलिंग एट सम पॉइंट? अगर मैं लेमन की भाषा में बताना, समझो जो समझ पाए, एंग्जाइटी मतलब कि तनाव का एक रूप है। ठीक मुझे है। तनाव हो रहा है, मेरा नॉर्मल नहीं हूँ, मैं रिलैक्स नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ।
एंग्जाइटी, मुझे ऑफिस पहुंचने लेट हो रहा है, बॉस की मीटिंग है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है कि मैं लेट ना हो जाऊं, बॉस से डांटनी पड़ेगी। मेरा अप्रेजल होना है, मेरी परफॉर्मेंस खराब हो गई, मुझे एंग्जाइटी होनी शुरू हो गई। वाइफ का बर्थ एनिवर्सरी में भूल गया हूँ, मुझे एंग्जाइटी शुरू होगी, डांट पड़ेगी। तो एक नॉर्मल एंग्जाइटी डे इन डे आउट की लाइफ की है, तो इसको बीमारी नहीं अगर बोलेंगे। मेरे साथ कोई बैठा है और मुझे बोल रहा है कि मुझे एंग्जाइटी हो हाँ, रही है, इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। ठीक अब है, इसी पॉइंट पे आने, एंग्जाइटी एक बीमारी का रूप कब ले लेती है, जब उसको ये एंग्जाइटी, ये घबराहट निरंतर हो रही है, लंबे अंतराल के लिए हो रही है, लॉन्ग ड्यूरेशन है। के लिए हो रही है। और वो अगर मान लीजिए मुझे ऑफिस टाइम पे पहुंच रहा हूँ, नॉर्मल मुझे लेट भी नहीं हो रहा हूँ, फिर भी मुझे घबराहट लेट ना हो जाऊँ। ओके, मुझे ट्रेन मेरी है 2 बजे की, मैं 1 बजे पहुंच जा रहा हूँ टेंशन में कि छूट ना जाए, और फिर भी टेंशन हो रही है छूट ना जाए, बार बार चेक कर रहा हूँ, अरे टाइम तो नहीं है, सही प्लेटफॉर्म पे तो आया हूँ, ओके, पता है मुझे इस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आनी है, बार बार चेक हो रहा हूँ, एग्जाम में तो नहीं अटक गया हूँ, तो होती जा रही है। दिल की धड़कन बढ़ जाना, कंट्रोल से बाहर जाना। कई बार पैनिक अटैक्स में एंग्जाइटी का जो एक रूप है, सीवियर एंग्जाइटी को पैनिक अटैक के रूप में बोला जाता है। उसमें दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाती है, लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं, और उसको चक्कर आते हैं, दिल की धड़कन, दिल में दर्द भी हो सकता है, और वो कई बार सिम्टम्स हार्ट अटैक की तरह भी होता है, जिसको दिल का दौरा बोलते हैं। ठीक है, दिल का दौरा और पैनिक अटैक्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हो जाती हैं, लोगों को लगता है मुझे दिल का दौरा ही पड़ रहा है। ज़्यादातर मैक्सिमम पैनिक अटैक्स के मरीज सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही पहुंचते हैं, या मरीज ये पहुंचते हैं कि मुझे दिल में ही बीमारी हो गई है। उनका जब दिल चेकअप करते हैं उसमें कुछ निकलता नहीं है, सब नॉर्मल है, क्योंकि उनको हार्ट अटैक नहीं, पैनिक अटैक हुआ है। तो इस प्रकार के लक्षण होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं और पहचानने पड़ते हैं। ये पैनिक, अभी हम लोग पैनिक अटैक्स के बारे में बात कर रहे थे। पैनिक अटैक हार्ट अटैक में भी कन्वर्ट होता है? नहीं, ये एक मिथ्या है। पैनिक अटैक हार्ट अटैक में कन्वर्ट नहीं होता। पैनिक अटैक के लक्षण और हार्ट अटैक के लक्षण सिमिलर होते हैं, क्योंकि दोनों को दिल में ही दर्द हो रहा है, ठीक है, दिल में धड़कन बढ़ रही है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, मुंह सूख रहा है, उल्टी का मन भी हो रहा है, सर में भारीपन भी सीने में हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, और हार्ट अटैक में सिमिलर सिम्टम आते हैं। हाँ, तो इसलिए अक्सर पैनिक अटैक और हार्ट अटैक को कंफ्यूज करा जाता है। जैसे मैंने बोला कि मैक्सिमम पेशेंट हार्ट पैनिक अटैक का इमरजेंसी में, मेडिकल में कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहले पहुंचेगा, पहुँचे। वहाँ कुछ पर हार्ट में मिलता नहीं है, नॉर्मल होता है। तो ये एक बात हो गई पैनिक अटैक और हार्ट अटैक की बात। दूसरी बात ये कि दोनों एक दूसरे के बढ़ा सकते हैं। अगर हमें तनाव है, डिप्रेशन है, तो उससे हमारे हार्ट की बीमारी बढ़ सकती है, क्योंकि ये रिसर्च बताती है कि जितने भी मानसिक बीमारियां हैं उनको अगर हमें समय रहते उनको इलाज ना करा जाए, खासकर एंग्जाइटी, डिप्रेशन जिस तरह की बीमारी हो, जो कि बहुत कॉमन बीमारियां हैं, तो उनको समय पे अगर हम लोग नहीं उसको ध्यान देंगे, इलाज कराएंगे, तो उससे जो हमारी फिजिकल बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं, हार्ट की बीमारी चांस बढ़ जाती है, क्योंकि वो तनाव डालती है, शुगर होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर शुगर ऑलरेडी किसी व्यक्ति को है तो उसको उसके शुगर का लेवल बिगड़ जाएगा, नहीं है तो होने के चांस बढ़ जाएंगे, हार्ट की बीमारी में चांस बढ़ जाएंगे। और जितनी बीमारियां हैं फिजिकल व्यक्ति, क्रोनिक बीमारी जो पुरानी चलती आती है, हार्ट की, थायराइड की, इस प्रकार की बीमारियां, उसकी सिवियरिटी बढ़ जाती है, दवाई का असर कम हो जाता है, और उसकी जो ठीक होने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसलिए मानसिक बीमारियों को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो शरीर की बीमारी को भी बिगाड़ देती हैं, बढ़ा सकती हैं। ट्रू। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई पेरेंट्स बच्चे को लेके आए हों और फिर इसके बाद पेरेंट्स बोलते हैं कि मतलब काउंसलिंग हो गया, सब कुछ हो गया, और पेरेंट्स बोलते हैं यार ये कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ऐसे ही है, कुछ मतलब हल्के में लेने वाला ऐसा कुछ होता है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं उस टाइम? ये बहुत बढ़िया आपने सवाल किया है। ये अक्सर देखा जाता है हमारे हिंदुस्तान में, तो देखा जाता है, हाँ, विदेशों में भी शायद होगा ही, कि पेरेंट्स जब आप किसी को बोलेंगे, मुझे जैसे आपने बोला शुरू में पॉडकास्ट के, मम्मी मुझे, मैं उदास डिप्रेशन में जा रही हूँ, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं मजाक में जाना, उड़ा दिया। मजाक उड़ा ऐसे ही दिया। घर वालों को बोलते हैं, दोस्तों को भी बोलेंगे, कभी आप बैठे हैं बात करें ऑफिस में या कहीं भी, ये डिप्रेशन हो रहा है, अरे हमें भी तो होता है, तुझे क्या अलग हो रहा अरे है, क्या डिप्रेशन हो रहा अरे है, क्या हाँ। डिप्रेशन होता है, पहाड़ों पे घूमा, 4 पैक पी ले, वीकेंड पार्टी मना ले, सेल्फ सब ठीक हो हीलिंग जाएगा। प्रोसेस हाँ, तो इस तरह की बक्सर दी जाती है, जाके डेट मारा, इस तरह की राय, अलग अलग राय जो अपने साथ दी होती है, जाएगी। होती है, हाँ। और बुजुर्ग लोग देंगे पूजा पाठ कर ले भाई, उसमें मन लगा ले, वो कर ले, तो इस ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे इस बात को, बहुत गंभीर चीज़ है ये, कि माता पिता हमारे पास आते हैं बच्चे को, पहले तो ट्रू। आएंगे नहीं, अगर आएंगे लेकर आएंगे बच्चे को, तो अक्सर कहेंगे अरे डॉक्टर साहब ये तो हमें भी होता है, हम भी इसमें टेंशन होती है, टेंशन से आप कुछ डिप्रेशन नहीं है, छोटे बच्चों डिप्रेशन कहाँ से हो गया, कौन सी, ये तो हाँ। बड़ों की बीमारी है। ऐसा नहीं है, ये बीमारी किसी उम्र में भी हो सकती है, और बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरे पास बच्चे के केस काफ़ी बढ़ गए हैं, कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप समझने की, मैं अक्सर ये बात उनको उदाहरण देता हूँ कि साहब अस्थमा का मरीज देखा आपने? कहते हैं हाँ देखा है। देखा है। मैंने कहा वो उसको कैसे ठीक करते हैं? कहता है मुंह पंप लेता है, हाँ। तो उसको फेफड़े में हवा भर जाती है, फेफड़े बेटर हो जाते हैं, तो वो सांस अच्छे से ले पाता है। मैंने उसको पंप लेने की जरूरत क्या है? कमरे में इतनी हवा तो पड़ी है, ऑक्सीजन कभी थोड़ी, आप भी तो ले रहे हो, वो भी ले सकता है, True. क्यों ले रहे हो, क्यों उसको हवा पंप दे रहे हो?
बोलो कितनी हवा ले ले भाई, हवा ले लो, क्यों नहीं ले पा रहा? क्योंकि उसके सिस्टम में गड़बड़ है ना, हार्ट फेफड़ों के अंदर। तो फेफड़े उसके नहीं सही से काम कर पा रहे, इसलिए उसको बाहर से में देना पड़ रहा है दवाई ठीक करने के लिए। इसी प्रकार उसके ब्रेन में कुछ केमिकल, न्यूरोकेमिकल्स होते हैं। एग्जाम्पल सेरोटोनिन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोकेमिकल है, और भी कई होते हैं, डोपामिन वगैरह इस प्रकार के केमिकल होते हैं। उसका हेरफेर हो जाता है। जब उसका केमिकल ही ब्रेन में कम हो गया है तो उसकी फंक्शनिंग बिगड़ जाती है। तो उस केमिकल को हम इलाज दोबारा ठीक नहीं करेंगे तो उसको फाइनली हम उसको नहीं सही कर पाएंगे और उसका इलाज नहीं होगा। और कितना उसको आप पहाड़ों पे घुमा लीजिए, कितना उसको पार्टी करा लीजिए, ना तो उसका मन लगेगा, ना ही उसको वो ठीक कर पाएंगे। उससे उनकी बीमारी अंदर अंदर बढ़ती रहेगी, और समय रहते उसका अगर हमने इलाज नहीं किया तो भगवान न करे, ऐसे बड़े कॉमन हम सिम्टम देखते हैं, केस देखते हैं, कुछ सुसाइड तक कर लेते हैं। और सुसाइड आप जानेंगे, सुसाइड की जो रेशो है हिंदुस्तान में, वर्ल्ड ओवर ही बात करें, कविंदर की फोकस करूंगा मैं, बहुत ज़्यादा है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर किलर्स। अभी डाटा लेटेस्ट अखबार में छपा था रिसर्च इंडिया की, जो टॉप मोस्ट किलर है यंग एज का, वो सुसाइड है। हार्ट अटैक तो उस लिस्ट में था ही नहीं, इसको इतना हल्ला लोग करते हैं। वो सबसे ज़्यादा सुसाइड से लोग मर रहे हैं, और उस पर क्योंकि बात ही करना चाहता नहीं है, लोग मुंह फेर लेते हैं, शर्मा जाते हैं, दुत्कार देते हैं, मजाक बना देते हैं। जो आपकी यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा मार रहा है मेल्स को, सबसे टॉप मोस्ट, क्योंकि बात ही कोई नहीं कर रहा है। और फीमेल्स की कैटेगरी में भी सबसे टॉप पे था, मेल्स पे सबसे ज़्यादा था रोड एक्सीडेंट्स, नंबर 2 पे था सुसाइड। तो ये जितने लोग हमारी मृत्यु हो रही है हिंदुस्तान में, उसका डाटा दे रहा हूँ मैं आपको। तो इतनी गंभीर चीज़ को हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं, ये समझने की बात यहाँ पे है। लैक ऑफ एजुकेशन, बहुत बिल्कुल, एजुकेशन बहुत बड़ा रोल है। पर मैं आपको बताऊंगा कि एजुकेशन का रोल तो है, पर ऐसा नहीं कि पढ़ाई हमें सभ्य इंसान बना देती है। पढ़ाई में डिग्री देती है, समझ और सभ्यता हमारे अंदर से हमें कुछ सीखनी पड़ती है, इनबॉर्न होती है, या हम धीरे धीरे सीखते हैं, वैल्यू सिस्टम डेवलप करते हैं। इसी प्रकार पढ़ाई हमें केवल डिग्री देती है, ये समझ नहीं देगी कि हमें बीमारी इलाज कराना कि नहीं कराना। मैंने बहुत अक्सर ऐसे प्रैक्टिस में केस देखे। मैं लखनऊ में KGMC मैंने PG करी बहुत साल पहले, तो गाँव के लोग बड़े खुल के इस बीमारी को लेके आते थे, बनिस्पत मैं शहरों में हंस हंस करके बातें करते हैं, इसको बताना नहीं, ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। तो स्टिग्मा इतना बड़ा है। अब मानेंगे कि मेरे अक्सर मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब हमारे घर पे आकर मरीज देख लीजिए, हम क्लिनिक पे आएगा नहीं। सेक्रेटरी क्लिनिक बोर्ड घुसने देख लिया तो लोग क्या मजाक बनाएंगे। मेरे पास अक्सर सेलिब्रिटीज आते हैं, इनका नाम मैं नहीं ले सकता, मुंबई से यहाँ तक मेरे पास इलाज कराने आते हैं। क्यों? कि मुंबई में उनको कोई पहचान ना ले। अच्छा, ठीक है। और मेरे अस्पताल जो इंडोर अस्पताल है, सेक्रेटरी, वहाँ कई साइकेट्रिस्ट उनके अलग से बना रखा है कमरे, कि उनको कोई देखेगा नहीं, जब वो अलग से आएंगे, अलग से उनका इलाज होगा, फिर चले जाएंगे। ऐसे साइकेट्रिस्ट ऐसे इलाज कराते हैं। बीमारी सभी को है, हर तबके में, हर क्लास में, हर कोने में, क्योंकि बीमारी तो किसी को कभी भी हो सकती है ना, क्लास देख के तो नहीं आती ना। तो पर वो लोग इसको इतना ज़्यादा पढ़ाई, अच्छे खासे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, अच्छे खासे रुतबे होने के बावजूद भी इतना उसमें भेदभाव करते हैं बीमारी इलाज में, कि वो दे मेक श्योर कि इसका कहीं किसी को पता न लगे, कोई देख ना लोग क्लिनिक पे आते हुए। इस प्रकार का उनमें डर और स्टिग्मा बैठा हुआ दिल के अंदर, क्योंकि आसपास इतने सारे लोग हैं। मतलब दिस इज समथिंग लाइक दैट कि मेरे आसपास लोग इस चीज़ को जैसा लेते हैं, अगर वो इसे लेंगे कि साला पागल कैसी बातें कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो फिर बोलते हैं कि मुझे तो कोई वैसे भी समझने वाला नहीं है, किसे बताऊं। अभी आपने अस्थमा की बात की, तो मैं इसे ऐसा समझता हूं कि मुझे अगर आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे पता चल रहा है, मुझे अगर हेल्थ में वैसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है मुझे पता चल रहा है, लेकिन मेरे ब्रेन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो दिख नहीं रहा है, तो शायद इसलिए लोग ज़्यादा इग्नोर करते हैं। बिल्कुल। ये भी और आपने अभी जो रेशियो बताया, काउंट बताया कि मेल्स और फीमेल्स में जो सुसाइड रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं ड्यू टू मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल था कि अक्सर ये बोला जाता है कि ना मैन ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हैं इन चीज़ों के बारे में, फीमेल्स थोड़ा ओपन अप स्टिल हो जाती हैं, बट मेल्स आर नॉट अलाउड टू क्राई और समथिंग। तो क्या आपको लगता है कि दिस इशू, मेंटल हेल्थ इशू, इज़ मोर प्रिवेलेंट इन फीमेल देन मेल? देखिए, ये मुझे लगता है, वो तो है ही है। उस बात पे से इम्पोर्टेंट जो डाटा क्या बोलता है, रिसर्च क्या बोलती है। क्योंकि एक टर्म ऐड करूंगा मैं इसमें, बिकॉज फीमेल्स आर मोर इमोशनल, तो उससे कुछ ज़्यादा उन्हें फ़र्क पड़ता है। इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। जो डाटा, जो रिसर्च बोलती है कि महिलाओं को पुरुषों के बनस्पत डबल डिप्रेशन होता है। यानी कि अगर एक पुरुष को डिप्रेशन होगा तो उसके काउंट में 2 महिलाओं को डिप्रेशन होगा। तो बिल्कुल डबल का रेशो है, 1:2 की रेशो है, ये बता रहा हूँ, डबल। तो जो आपने बोला, महिलाओं को डिप्रेशन पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होता है, ज़्यादा मरीज होते हैं। ये तो डाटा रहा होने का। अब बात करें सुसाइड पे, सुसाइड जो महिलाएं हैं पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा अटेम्प्ट करती हैं, अटेम्प्ट ओके, पर कमिटेड सुसाइड पुरुषों को ज़्यादा होते हैं। जो मौतें सुसाइड से होती हैं पुरुषों की ज़्यादा होती है, महिलाओं की कम होती हैं।
अटेम्प्ट महिला ज़्यादा कर रही हैं, पर सम ऐसा माना गया रिसर्च में जो तरीके पुरुष अपनाते हैं वो बड़े सॉलिड होते हैं, वो फुल प्लानिंग से करते हैं, फुल प्रूफ, कहीं उनको डाउट नहीं होता, तो वो अपना उसको पूरा कर लेते हैं। कंप्लीट सुसाइड अटेम्प्ट कम बात कर रहा हूँ, जो व्यक्ति मर जाता है वो पुरुषों को ज़्यादा है, अटेम्प्ट महिलाओं के ज़्यादा है। बीमारी महिलाओं में डिप्रेशन डबल है एज कम्पेयर टू पुरुष, समझना है। उसके पीछे कारण है हमारे हिंदुस्तान में कल्चरल में देखा गया है, जो चीज़ें ऑल दो बदल रही हैं पर अभी पूरी तरह बदली नहीं है, महिलाओं को हमेशा दर्जा नीचे दिया गया है। ठीक है। बचपन से महिला होने पे, अब तो शहरों में बातें बदल गई हैं, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ क्योंकि सबसे चीज़ें चलती आ रही हैं। कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते थे लोग, नहीं होते थे। दुख होते थे कि घर में लड़की आई यार, एक और आ गई, उसकी शादी करनी है, दहेज देना, पढ़ाना है, अगला धन है, पराया धन है, उसको बचपन से ही पराया धन समझाता था, बोला जाता था, उसी प्रकार मानसिकता थी। तो उसकी जो नीड्स थी उस पर फोकस नहीं कराता था, पढ़ाने लिखाने पे। भाई घर का काम कर ले, भाई कल को देखते थे बच्चे घर में हैं, लड़के भी हैं, पर पुरानी बुजुर्ग दादी अम्मा या माता हैं घर की, लड़कियों काम कराती थी, इसको घर जाके काम करना है, तू सीख ले, झाड़ू पोछा सीख ले, रोटी बनाना सीख ले। लड़कों को कभी नहीं बोला गया, पिताजी आएंगे तो रोटी लड़की से उम्मीद करेंगे वो पानी ला के दे, लड़का बैठ के रोटी खा ले अपना से, उसके अंदर भाई बहुत बड़ा काम है। हमारे हिंदुस्तान में कल्चर में लड़का का बस पैदा होकर समझो उसने सब कुछ कर दिया, क्योंकि दुख की बात है। और लड़कियों ने पैदा होने से मरने तक उनकी स्ट्रगल खत्म ही नहीं होती है, नहीं खत्म होती है। तो इसीलिए लड़कियों की तरफ ध्यान बचपन से कम दिया जाता है, उनकी ज़रूरतों के लिए, उनकी चीज़ों के लिए। तो अंदर वो लोग, उनकी जो फाइट चलती है इनबॉर्न इनर्ट, वो सालों चलती आ रही है, अभी की नहीं है, वो धीरे धीरे चीज़ें जेनेटिकली चेंजेस अंदर हो गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके चलते चलते जो एंग्जाइटी है, साइकेट्रिक बीमारियाँ हैं, घुटन है, दे हैव टू डू मोर टू प्रूव देमसेल्व्स। और ये ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी उठा के देख लें आप, जहाँ महिलाएं सीईओ हैं और मेल सीईओ हैं, तो जो सैलरी मिल रही है महिला सीईओ को, उसकी निस्बत बहुत कम मिल रही है। काम तो वो भी अच्छा कर रही हैं, गलत थोड़ी कर रही हैं। तो ये भेदभाव तो ऐसा नहीं कि हमारे उसमें जड़ करा है, ये ओवरऑल मेंटेलिटी है कि महिलाओं को हमेशा दबाया गया है, नीचे करा गया है, साइडलाइन करा गया है। ये जो फाइट है कांस्टेंट चलती आ रही है और अभी भी चल रही है, कम जरूर हुई होगी शायद, पर खत्म नहीं हुई है। हर लेवल पे उनको ये भेदभाव देखना पड़ता है। ये तो बॉलीवुड में भी ऐसा ही होता है कि फीमेल एक्ट्रेसेस को कम पे होता है और मेल एक्टर्स को ज़्यादा होता है। लेकिन इस पे ये फाइट हो जाता है कि अगर हम ध्यान ही मतलब अगर मेल सीईओ है, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ रेदर देन फीमेल। अगर मैं अगर किसी से भी पूछूँ ऑडियंस में भी कि किसी एक मेल सीईओ का नाम बताओ, तो वो सुंदर पिचाई का नाम ले देगा, लेकिन फीमेल सीईओ का नाम नहीं देगा। एग्जैक्टली। आप बताइए ना, किसी छोड़िए जो क्रिकेट के फैंस हैं, तो शायद मुझे लगता है हिंदुस्तान की महिला क्रिकेट टीम का क्रिकेटर का कैप्टन नाम नहीं पता होगा, टीम छोड़ दीजिए। और यहाँ पे शायद हिंदू लड़कों की टीम का 16th मैन तक का नाम पता होगा, जो शायद खेला ही नहीं, बेंच पे बैठ के पानी पिलाता है। तो इतना भेदभाव सबकी मानसिकता में बना हुआ है, तो महिलाओं को वो चीज़ लड़ना पड़ता है। और उसके अलावा लड़ के जब करती हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक पे तनाव जो कांस्टेंट चलता आ रहा है, उससे वो बीमारी का रूप ले लेता है, इसलिए उनकी नंबर ज़्यादा हो जाता है। ट्रू। आई थिंक बहुत सारे वेज हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मेंटल हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम फील करने के। जैसे वन ऑफ द रीज़न इज़ हार्ट ब्रेक, ठीक है, लॉस ऑफ सम फैमिली मेम्बर हो गया, मनी इश्यूज हो गए, या फिर जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया। तो अर्ली स्टेज में मैं क्या मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कैसे इसको ठीक करूँ मैं, अगर थोड़ा वैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ अभी डॉक्टर के पास, तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर मेरे पास होती है, क्योंकि एट सम पॉइंट हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी डाउन फील होता है आदमी, जब उसे ना किसी से बात करने का मन करता है, ना कहीं जाने का मन करता है, और मस्ट ऑफ द टाइम इनमें से ही कोई ना कोई एक इशू होता है। देखिए, यंग एज के इश्यूज हैं वो बड़े आजकल बदलते जा रहे हैं। नई दौर जो आपने बोला, हार्ट ब्रेक वगैरह इश्यूज बिल्कुल होते हैं और काफ़ी कॉमन है। पहले आप सब इस दौर से गुजरे हैं और सब गुजरेंगे शायद। तो जो ये दौर होती है बड़ी यंग एज में होती है, बच्चा उस टाइम पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ था, 11, 12, 15। तो विदेश में तो और जल्दी शायद अफेयर लोगों का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। हिंदुस्तान में ये पीछे नहीं रहा, वो भी रेस में काफ़ी आगे जाता जा रहा है। तो वो चीज़ें बदल रही हैं, बड़ी जल्दी उनके अफेयर्स होने शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन मीडियम से उनको जो अवेलेबिलिटी है, पहले स्कूल में मिलते थे फ्रेंड्स, पड़ोस में मिल गए, या एक आध कोई रिश्तेदार में हो गया, तो बड़े लिमिटेड सोर्स था। तो अब क्या, अब तो पूरा दुनिया खुली हुई है। ऑनलाइन डालिए, हिंदुस्तान का लड़का बैठा नॉर्वे की लड़की से अफेयर कर सकता है, सब चल ही रहा है, हो भी रहा है। तो ऑनलाइन से जो इन्होंने आयाम खोल दिए हैं, उससे अवेलेबिलिटी इतनी हो गई है और इतना इंटरेक्शन बढ़ गया है चीज़ों से, तो उसके फ़ायदे जो हैं वो तो हैं ही हैं। साथ में अल्टीमेटली जो आपने बोला, ये चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं
क्योंकि जो लोगों की जो सीरियसनेस थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही, कमिटमेंट लेवल पे कमी आ रही है। तो ब्रेकअप्स और ये चीज़ें आजकल बड़े फ्लिंग्स चलते हैं, ब्रेकअप्स नहीं यार, पहले तो लोग ऐसे लिव इन चल रहा है ना आजकल, तो नया ट्रेंड चल रहा है कि दे नीड टू, पहले वो लोग टाइम साथ में लेके चल देखेंगे दूसरे को, एक दूसरे के कंपेटेबल हैं कि नहीं है। वन टाइम स्टैंड हो गया, वन नाइट स्टैंड हो गया, डिफरेंट थिंग है। और ये यंग एज में हो रहा है, बुजुर्ग की बात है, लोगों को हो सकता है सुन के हॉ लगे, डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं, पर ये हमारे बीच में हो रहा है, हम देख रहे हैं अक्सर केस आ रहे हैं कि अल्टीमेटली वो चीज़ें जब उनको हो रही हैं तो उनके जो हार्ट ब्रेक हो रहे हैं, जो उसे इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, तो उसे वो जल्दी और यंग एज में गुजर रहे हैं। उस एज में उनका ब्रेन का डेवलपमेंट विकास इतना अच्छा नहीं हुआ होता, मैच्योर नहीं हुए होते, और अल्टीमेटली जिनके न्यूरोकेमिकल जो हैं एडोलेसेंट एज के अलग लेवल के होते हैं डिपेंडिंग टू जो, और बचपन के या बड़े लेवल पे होते हैं। तो एक इस तरह की एज होती है, ना तो वो बच्चा ही रहा है ना वो अडल्ट हुआ है, मैच्योरिटी उस पर उस लेवल की आ गई है। तो बीच की एज है, बड़ी खतरनाक सी एज होती है बड़ी इन चीज़ों के लिए। इसको ठीक से अगर हैंडल ना किया जाए तो ये चीज़ें बड़ी गंभीर रूप ले सकती हैं और लेती भी हैं। बच्चे अक्सर ऐसे कदम उठा लेते हैं जो पेरेंट्स बाद में पछताते हैं और उनको बाद में दुख होता है कि हम समझ रहे थे हमने कुछ क्यों नहीं किया। तो इस ऐसे में अगर लग रहे हैं कि बच्चा किसी वजह से गुजर रहा है, सबसे पहले वो अपने दोस्तों को बताएगा। तो जो भी इस पॉडकास्ट सुन रहे हैं यंग एज के बच्चे, अगर आपका दोस्त आपके पास कोई समस्या लेकर आ रहा है, उसको मजाक ना बनाए कृपया करके, उसको सुने। आप चाहे हो सकता है आप साइकेट्रिस्ट नहीं है, साइकोलॉजिस्ट नहीं है, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट नहीं है, पर होने की जरूरत भी नहीं है आपको। केवल जैसे हमने देखा ना, प्रेशर कुकर देखा, घर में खाना सबके बनता होगा, तो अगर कुकर में सीटी जब बन जाए, एक टाइम का सीटी आती है, हवा निकलती है, फिर कुकर की सीटी शांत हो जाती है। अगर सीटी नहीं आएगी, दबा देंगे हवा को, तो प्रेशर बन गया, कुकर फट जाएगा। जो सीटी आई, हवा निकली। सिमिलरली जो व्यक्ति जो परेशान है, दुखी है, अगर उसके मन में तनाव इतना इकट्ठा हो गया, जाके किसी से शेयर कर लेगा, बोल लेगा, तो मन में जो तनाव का गुबार बन गया है, कल तो वही शांत हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि वो चीज़ें फिर रिलेट कर पाए, वो बताएगा ये ऐसा नहीं, उसके साथ भी ऐसा हुआ, साथ भी ऐसा हुआ, कोई नहीं, देयर लॉट ऑफ थिंग्स, दोस्त, जैसे दो लोग दोस्त बात करते हैं, नॉर्मल बातें, सपोर्टिव टॉक्स, मजाक बनाने वाली नहीं, टांग खींचने वाली, बुली करने वाली, सपोर्टिव टॉक्स। तो उससे चीज़ें उसकी और उसको रिलैक्स बेटर फील होगा, चीज़ें ठीक होंगी। ये तो रही बात आसपास लोगों की। घर वाले भी ध्यान रखें कि बच्चे अगर ऐसे बिहेव कर रहा है, खाना छोड़ दे रहा है, ड्रिंक्स खा रहा है, नहाने धोने में गड़बड़ कर रहा है, बदलाव देख रहे हैं उसके मानसिक स्थिति में आप, तो उसको हल्के में ना लें, उससे बात करें। जरूरी नहीं कि वो साइकाइट्रिक डिप्रेशन चला गया, वो फेज है, वो प्यास हो जाएगा, ज़्यादातर बच्चों को हो जाता बात, बिना दवाई के, बिना इलाज के। बस उससे बात करें, उसे समय दें, उसे समझें, उसको डांट दें, क्या कर रहा है, ऐसे नहीं, धुतकारे नहीं, वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। सही बात। तो डोंट बर्न द ब्रिज, वो पुल को आप जला देंगे, वो कैसे पार करके वापस आएगा? उस पुल को बने दीजिए। माता पिता और स्पेसिफिकली हमारे हिंदुस्तान में डांट देते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। जजमेंटल नहीं होना, ओपन हार्ट से बात करनी है, सुनना है। बच्चा बोल रहा है ना, कुछ भी बोल रहा है, सुनिए आप, डजंट मैटर, यू डोंट हैव टू पास द जज। वो जजमेंट के लिए नहीं आ रहा आपके पास कि सुनने की मैं गलत हूँ, वो सुनने, वो आपसे सहानुभूति लेना है। पहले तो बच्चा आपका आएगा ही नहीं, बड़ी मुश्किल से आएगा। आता है तो उसको सहानुभूति चाहिए, प्यार चाहिए, और एक ऐसा चाहिए समझ जो आपको समझे, सिंपल। उसको बताएं कि उसको समझाएं कि भाई ऐसा लाइफ में होता है, और लाइफ इज़ वेरी होपफुली वेरी बिग, अलग अलग इंस्टेंस होंगे, एक्सपीरियंस होगा, और धीरे धीरे आप समझेंगे और चीज़ों को जानेंगे। तो बच्चे को रिलैक्स करें, सिंपैथाइज करें और उसको सपोर्ट करें, चीज़ें सेटल हो जाती हैं। आई थिंक आपने बहुत ही खूबसूरत बात बोली कि सुनना। अगर आपके पास कोई सिर्फ सुनने वाला है जो आपकी प्रॉब्लम सुन सकता है, बस, नहीं उसको कोई डॉक्टर बनना है या फिर कुछ भी करना है, जस्ट सो मेरे को लगता है लाइफ में हर किसी को एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है, या फिर कोई आसपास का कोई व्यक्ति चाहिए होता है जो उसे सुन सके। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उस पर बोला गया था कि थोड़ा अगर हम लोग पहले जाएँ 2000 से पहले जाएँ या फिर 90s में जाएँ, तो हर पर्सन के पास अराउंड 6 पीपल्स होते थे, मैं दोस्त बोलूँ या फिर जिनको थोड़ा क्लोज मानूँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम थोड़ा आगे बढ़ते गया, आज अगर पर पर्सन अगर मैं एक डेटा निकाल के लाया, तो उसमें कोई क्लोजनेस में 2 से 3 लोग ही बचे हैं, वो भी बहुत कम, जिनसे आप बात कर सकते हो। और उसमें भी समटाइम्स पीपल फॉल इनटू सम सेल्फ हीलिंग प्रोसेस, जैसे ओकेजनल ड्रिंकिंग हो गया या फिर कैनिबीज हो गया, कि लोग मतलब इन सब में फॉल हो जाते हैं कि ठीक है यार, इससे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो ये सेल्फ हीलिंग प्रोसेस क्या होता है जो लोग अक्सर फॉल इनटू दिस? देखिए, जो आपने पहला पॉइंट बोला कि पहले हर व्यक्ति पे 6 लोग सुनने होते थे, डाटा दिया। तो डाटा जो रियलिटी है, पहले हम परिवार में, बहुत दूर का जाए, अपने परिवार में देख लीजिए ना आप, जब आप बैठते थे, सुबह सब लोग काम पे गए, शाम को जब हम आते थे लौट के, तो डाइनिंग टेबल पर पिताजी बैठते थे, माताजी बैठती थी, और आप लोग और आपके दादा दादी, जॉइंट फैमिली होती थी।
खाना खा रहे हैं, दिन भर की बातें हो रही हैं, मस्ती हो रही है, तो आधी तनाव तो वहीं पे कम हो गया आपका। आपकी बात आपने सुनी, लोगों की बात सुनी, समझी, और वहीं मस्ती हुई, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, अपना अपने काम पे लग गए। आजकल डाइनिंग टेबल पे लोग कितने बैठ के खाना खाते हैं, कितने लोग घर में डाइनिंग टेबल है, कितने प्रचलन है, सब अपने अपने कमरों में बंद हो गए हैं, अपने कंप्यूटर के टीवी आगे बैठ के खाना खा रहे हैं। अब इत्तेफाक से 10 लोग भी बैठे हैं, अगर आप दोस्त भी है, फैमिली छोड़ दीजिए, 10 के 10 में हाथ में मोबाइल मिला होगा, सभी गर्दन नीचे बैठी होगी, जैसे नीचे मैग्नेट लगा हुआ मोबाइल में, हार्डली कोई बात कर रहा होगा, कोई नहीं बात कर रहा होगा। ऑनलाइन में सब दोस्ती कर रहे होंगे, पर ऑफलाइन में दोस्ती कहाँ पड़ी किसी को परवाह नहीं होगी। माता बुजुर्ग बुढ़िया बेचारी खांस रही है, बीमार है, कोई परवाह नहीं होगी। कहीं बेचारी के लाइक और डिसलाइक कुछ कमेंट चल रहा होगा उसका ऑनलाइन पे, वो जिसकी ज़्यादा चिंता होगी, जिसको उसको फर्क नहीं पड़ेगा, पर ज़्यादा मेरे लाइक्स कितने आ गए, कितने मेरे इंस्टा पे व्यूज़ आ गए, वो ज़्यादा चल रहा होगा। तो लोगों की सोच और लोगों की प्रायोरिटीज बदलती जा रही हैं, तो सुनने वाले लोग बचे कहाँ हैं। आप आजकल लोगों की टेम्परामेंट इतना बदल गया, आजकल देखिए मिनट में लोग लड़ाई कर लेते हैं, सिर्फ मारने को उतारो हुए थे रोड रेज पे, ऑनलाइन बुलिंग चलती है। एक कमेंट डाल दीजिए आप साहब, आपके कमेंट से आपने नॉर्मल डाला है, उसको फेवर और अगेंस्ट में ज़्यादा हो जाएंगे आपकी ट्रॉल करने वाले, तो आपको लगे गलती कर दी साहब इधर आके। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो तनाव बढ़ा रही हैं, और चीज़ें जो हमारे सपोर्ट सिस्टम खत्म होते जा रहे हैं। तो बात जो आपने बिल्कुल ठीक बोली। ठीक है। दूसरा आते हैं जो आपने सेल्फ फीलिंग वाली पॉइंट बोला, जो बिल्कुल देखा है, जब अक्सर व्यक्ति जब उदास, हताश, परेशान होता है, तो उसके ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जो उसको सेरोटोनिन कम हो जाता है स्ट्रेस में, तो उसकी जो क्षमता होती है लड़ने की, अपने को सेल्फ कंफर्ट करने की, या अपने को उदासी से भान करने की क्षमता कहीं ना कहीं उस पर हाथ पहुँचती है, कम हो जाती है। उसके चलते व्यक्ति को जो सारा लिखते नजर आता है, शराब जो आपने बोला, सबसे कॉमन, सिगरेट, कैनबिस जो आजकल बहुत प्रचलन चल रहा है, जिसको हम वीड बोलते हैं, ग्रास बोलते हैं, रूप नाम जाता है, और इन जब जो कॉमनेस जो यूज़ होती हैं आजकल, और छोटे छोटे बच्चे यूज़ कर रहे हैं, आप मानेंगे। और जब छोटे बच्चों को अक्सर मैक्सिमम मिलता है, इनहेलेंट मिल रहा है बड़ा कॉमनली, जो सूंघने वाली जो रेक्स का इनहेलेंट होता है, उसका नशा बड़ा कॉमन मिल रहा है, जो कि बहुत खतरनाक है। तो इस तरह के अक्सर नशे बड़े मिलते हैं, तो उसको क्या होता है, टेम्परेरी जब आपको ले रहा है तो आपके एंग्जाइटी लेवल्स को लो कर देता है, सच में करता है, कर देता है, क्योंकि ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जो एंग्जाइटी प्रोवोकिंग, उसको शांत करते हैं, टेम्परेरी रिलीफ दे देता है, और लगता है कि इससे मेरी समस्या हल हो गई, क्योंकि आपको जो रियलिटी से वो कट कर रहा है, आपको फेस नहीं करना, आपको जो हार्ट ब्रेक है उसका दर्द कम हो जा रहा है, आपको लग रहा है एक अलग से दुनिया कोकून में डाल दे रहा है, जहाँ आपको फील नहीं हो रहा, जहाँ के आपको बाहर की जो तनाव है वो सहने नहीं है, तो क्योंकि आपको अलग जोन में लेके जा रहा है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, तो चल यार एक सिगरेट पी के आ जाते हैं। पर इस पे इंपॉर्टेंट पहलू में समझना क्या है, वो क्षणिक जो सुख मिल रहा है वो बहुत बड़ी कीमत पे आ रहा है। अंदर जो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है आपके, कोई भी नशा ले लीजिए, शराब की बात करें, अल्कोहल तम्बाकू की बात करें, या कैनबिस की बात करें, कैनबिस पे मैं इसकी बात आऊँगा, पर शराब और अल्कोहल की बात करते हैं, सर से लेके पैर तक हर बॉडी के अंग में नुकसान कर रहा है। बड़ी छोटी से लेके बड़ी बड़ी बीमारियाँ, कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर पे दिक्कत, फेलियर्स, सेक्सुअल परेशानी, नपुंसकता, जो इनफर्टिलिटी जो बढ़ रही है, नशे का देन है, और उसका एक कारण है, और भी बहुत सी बीमारियां बढ़ा रहा है। टबैको जो हम कहते हैं, स्मोकिंग में कहते हैं टबैको, निकोटिन का हल्ला कर रखा है। निकोटिन तो केवल एक पदार्थ है, एक केमिकल है जो कैंसर करता है। स्टडी में बाकी बात तो करते ही कोई नहीं है, क्योंकि निकोटिन का नाम फेमस हो गया, जो कि सबसे प्रोमिनेंट है। एक सिगरेट में स्टडी में पाया गया कि 308 प्रकार, मिनिमम 300 प्लस के टाइप के केमिकल्स होते हैं जानलेवा, कैंसर कर सकते हैं, जिनकी कोई नाम ही नहीं पता ना आपको लिस्ट पता होगी। तो एक सिगरेट कितना नुकसान करती है। और अब बात करें कैनबिस, जो कि आजकल जनरेशन ने आजकल ऐसा मान लिया है कि चूरन टॉफी की तरह खा रहे हैं उसको, चूरन टॉफी की तरह उसको पी रहे हैं, किससे कुछ नहीं होता। तो ये समझिए जस्ट रिक्रिएशनल, मेडिसिनल, अलग अलग नाम दे रहे हैं मेडिसिनल, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा, मैं इस पॉइंट को अक्सर बोलता हूँ कि ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। डाटा बोलता, हमने मरीज देखे हैं, हम देखते हैं, और मेरे साथियों ने भी, और रिसर्च भी है कि इसका इफेक्ट ब्रेन पे नेगेटिव बहुत पड़ता है। डिप्रेशन ये बढ़ा देता है, साइकोसिस बढ़ा देता है, उसके साइकोसिस ला देता है मरीज की, और मरीजों को आदत लत भी हो सकती है। लोग कहते हैं लत नहीं होती, हो सकती है। उसके अलावा वेस्टर्न वर्ल्ड में जिसको पंप किया जा रहा है, एज अ मार्केट करा जा रहा है, ड्रग करके लीगल बना के, कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, ले सकते आप, पर उसके पीछे बहुत बड़ी इकोनॉमी है, समझना पड़ेगा। उससे बहुत पैसा मिल रहा है, इतना बड़ा उनकी इकोनॉमी को चलाने वाला बन गया है। उनको तो पैसा गवर्नमेंट को आ रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा कोई मर रहा है जी रहा, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। पर आपके बच्चे, आपको देखना पड़ेगा, आप बच्चों, आपकी लाइफ आपको देखना पड़ेगा कि ये हमें ऐसा नहीं करना है, ये केवल मौत का दरवाज़ा है और कुछ नहीं है, इसका आगे कुछ नहीं है, इसको छोड़ देना ही चाहिए। और अक्सर कहा जाता है दीज ड्रग्स आर गेटवे फॉर बिगर ड्रग्स, कोकेन, हैश, और देखा जाता है, रिसर्च में पाया जाता है। तो छोटे से बड़े पे पहुंचता लोग अक्सर, सीधा को कोकेन शुरू नहीं करता, शायद ही कोई सीधा मेरे कोकेन, या मैंने ब्राउन शुगर स्टार्ट कर दी, या MHD स्टार्ट कर दी, या एम्फेटामिन स्टार्ट कर दिया, या कुछ भी ले लिया मैंने। अल्टीमेटली शुरुआत यहीं से होती है।
तो यहीं पे रुकना है ताकि आगे नहीं बढ़ना है। सरकारों को भी कदम उठाना पड़ेगा, नीतियाँ बनानी पड़ेंगी स्ट्रिक्ट, और उसको रोकना पड़ेगा। आपने अभी सेल्फ हीलिंग प्रोसेस के बारे में बताया, जो लोग बहुत सारे यंगस्टर्स फॉल इनटू होते हैं, स्मॉल हैबिट से शुरू करते हैं, जैसे ओकेजनल ड्रिंकिंग हो गया, और खासकर ये दोस्त यार ही हमें सजेस्ट करते हैं, यार चल कोई बात नहीं, तेरे को ऐसे डिप्रेशन लग रहा है, सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेक में तेरा दिल टूटा है, ले चल ले पी ले इसको। सिगरेट, कि कुछ भी ऐसा स्ट्रेस होता है, यार चल तुरंत एक एक सुट्टा मार के आते हैं और ठीक हो जाएगा। ऐसे करते 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 ये हैबिट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं और आप इनके ट्रैप में फॉल हो जाते हो। तो अब ये तो हमें पता चल गया कि चलो लोग इसमें चले जाते हैं, इन हैबिट्स में, और दिस लीड्स टू अ बिगर प्रॉब्लम लाइक यू मेंशन्ड। सो अब इन हैबिट्स से कैसे निकला जाए? देखिए, पहले तो कोशिश करेंगे पड़े ही ना, क्योंकि ठीक है। हमें समझ के चलना है कि ये पड़े ना। इलाज नहीं है, ये अपने आप में मर्ज है। हम्म, सब पहली बात समझनी यहाँ पे ये है। ठीक है। और ये आपको सिर्फ नेगेटिविटी और नकारात्मक और मौत की तरफ लेके जा रहा है। ठीक। बीमारी तो जो है वो है ही है। अगर पड़ गए हैं किसी वजह से, तो ये अक्सर लोगों को गलतफहमी रहती है, 10 में से 8 लोगों को रहती है, ये मुझे आदत नहीं है, जब चाहे छोड़ दूंगा, हाँ। अगला छोड़ दूंगा। तो तेरा भाई तो मजे के लिए पीता है, कल ही छोड़ देगा, तो बोल कभी छोड़ देता हूँ। ये अक्सर डायलॉग बाजी चलती है। ये डायलॉग होता है सबका मुझे चढ़ती नहीं है, कि हाँ मुझे हैं? चढ़ती नहीं, और मैं मैं तो तो ऐसे आधी ही बोतल पीता पी हूँ। लूंगा हंसते हंसते। तो ये अक्सर की बातें होती हैं, हाँ, मैचो मैन बनने की जो बातें हैं। हाँ। पर ये सब मैचो मैन की बातें जो सुनने अच्छी लगती हैं। अभी तो रियलिटी नया में साल आ गया, अब तो बहुत सारे लोग हाँ, रेजोल्यूशन में बिल्कुल 4 तारीख 5 तारीख हो गई, अभी हाँ, वो वैसे भी फेल हो गया फिर से बिल्कुल ठीक स्टार्ट है। हो गया होगा। तो ये सारी बातें सुनने और कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं, पर रियलिटी में ऐसे नहीं है। हम्म, कहीं जैसा ही आपने सिगरेट को पकड़ा, पहली बार उस कश को पकड़ा, हम्म, वो आपने नहीं पकड़ा, उसने आपको पकड़ लिया है। और धीरे 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 जितनी आप उसको पिएंगे, जितना देर करेंगे, वो जकड़ती रहेगी। आपके ब्रेन पे न्यूरोकेमिकल बैलेंसेस बदलते रहेंगे, वो उसकी अडिक्टिव तरह की बनाई जाती है, जो आपको एडिक्शन में खींचेगी, उससे बाहर निकल नहीं पाएगी। ब्रेन में रसायन का बदलाव हो जाएगा। आप जब उसको शराब लेते हैं, सिगरेट लेते हैं, तो ब्रेन में किक मिलता है, स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। सिमुलेंट, हाँ। ठीक है, तो अल्टीमेटली यू फील कि अरे मुझे तो मेरा अटेंशन बेटर हो गया, मुझे अच्छे से फोकस कर पा रहा हूँ, मुझे मन शांत हो गया, शराब पी रहा हूँ, मेरा मन, नींद अच्छी आ रही है, हाँ। क्योंकि वो रिलैक्स कर रहा है माइंड को टेम्परेरी, जो आप बताया था मैंने आपको। हम्म, इसी प्रकार मैं गांजा ले रहा हूँ, चला वीड ले रहा हूँ, कैनबिस ले रहा हूँ, कुछ भी ले रहा हूँ, मुझे ये दर्द, मेरा पेन ठीक हो गया, मेरा वो ठीक हो गया, मुझे पढ़ाई में फोकस ठीक हो गया। रीज़न तो पीने के बहुत सारे होंगे, हर एक के अपने अपने होंगे। कोई बोलता है मुझे तो बिना सिगरेट पे वॉशरूम ही नहीं आता, पाता मुझे सुबह जाना है, मैं तो मुझे डॉक्टर साहब, मैं तो उसकी मजबूरी में पीना पड़ता है, तो मैं छोड़ दूँ। नहीं तो मैं क्यों ही पीऊँ। तो हर एक की अपनी कहानी है, हर एक के रीज़न है, पर छोड़ने का सिर्फ एक ही रीज़न है, आपका जीवन और आपके आसपास के परिवार के, आपके लोगों का बेहतरी। सिगरेट पी रहे हैं, आप एक्टिव स्मोकिंग कर रहे हैं, पर साथ में जो आपके परिवार में लोग हैं, वो आपके पास भी नहीं है, फिर भी वो स्मोकिंग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। आपको अगर मान लीजिए 80% खतरा है उस सिगरेट से, तो उनको 40% खतरा उनको बिना पिए आप दे रहे हैं। ओके। कैंसर आपको हो रहा है, उनको भी होगा आपके पीने से। तो केवल आप नहीं मौत के कुएं में जा रहे, अपने परिवार, अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को भी मौत में कुएं में साथ में खींच के लेके जा रहे हैं। तो पैसिव स्मोकिंग भी कितनी खतरनाक है, इतनी एक्टिव स्मोकिंग है। तो समझना यहाँ पे ये है। तो एक तो ये है, आप जीवन और हेल्थ छोड़िए उसको, और जीवन को अपनाइए। आई थिंक ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए किसी के लिए भी, कि आपकी हेल्थ के अलावा और कुछ भी नहीं है जो इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक दिस इज़ गुड कि हर किसी को ये समझना चाहिए कि इसके ट्रैप में ही मत जाओ, पहले ही मतलब इसको वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो कि नहीं मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, बट समहाउ लोग पहुँच जाते हैं, इसके बाद भी आप रिकवर हो सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था मेरे से कि अगर कोई सिगरेट पीना शुरू किया, कुछ समय तक पी रहा है, क्या वो छोड़ सकता है, और इसके बाद कितना टाइम लगता है उसे रिकवर होने में? क्या वो रिकवर हो भी सकता है कभी? ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, पर है बड़ा कॉम्प्लेक्स। कि पहली बात तो उसने सिगरेट ली, छोड़ सकता है? हाँ बिल्कुल जी, मैंने पास मरीज हैं जिन्होंने 50-50, 30-30, 20-20, 10-10 साल पी के सिगरेट छोड़ी है। ठीक है। ऐसे मरीज भी जिन्होंने सिर्फ एक हफ्ता ही पिए पर उन्हें छोड़ पाए हैं। तो हर एक की अपनी विल पावर तो है ही है, साथ में इलाज, थेरेपी, काउंसलिंग, कुछ दवाइयाँ बनी हैं जो मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट से जब जाएंगे, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, तो थेरेपी साथ कुछ दवाइयाँ जो बनी है जो आपको इसकी क्रेविंग को कम करेंगी, लत को कम करेंगी और धीरे धीरे चीज़ों को सेट करेंगी। एक तो ये, दूसरा होता है डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी में जो गंदगी केमिकल्स इकट्ठे हो गए हैं शराब सिगरेट से, उसको क्लीन करेंगे। तीसरा, जो आपके शरीर में नुकसान हो गया है नशा करके, लीवर में, किडनी में, ब्रेन में, जो भी, उसके रिपोर्ट्स के द्वारा उसको पकड़ा जाएगा और उसको ठीक किया जाएगा।
ये है। उसके चलते जो आपने बोला कभी रिकवर कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा। रिकवरी के अलग-अलग फ़ेज़ हैं। एक्यूट रिकवरी जो शुरू में उसने सिगरेट छोड़ी या शराब नशा छोड़ा, उसकी बॉडी में जो परेशानी विथड्रॉल सिम्पटम हो रहे थे ना लेकर जो नींद ना आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, दिल की धड़कन बढ़ जाना या हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, डिपेंडिंग ऑन द क्या नशा कर रहा है वो, कब से कर रहा है और कितना कर रहा था उस पे, और हर बॉडी के ब्रेन की बनावट उस पे डिपेंड करता है। उसको कंट्रोल करना वो तो एक्यूट फेज़ मैनेज हो जाता है आराम से। अब रिकवरी के अलग फेज़ है, फिर होता है मेंटेनेंस फेज़ होता है, फिर होता है रिलैप्स प्रिवेंशन। अब ये सब चीज़ तो मेडिकल टर्म्स हो गए तो हम कर देंगे, जो अब थेरेपी काउंसलिंग दवाइयों में आएँगे सब हो जाता है। वो पर इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर रिकवरी का अलग एक दूसरा पहलू भी है, ये तो मेडिकल हमने बात करी। अब अगला पहलू क्या है कि आपने सिगरेट के जो कष्ट लिए हैं जीवन में, उसका जो धुआँ शरीर में बैठा है, उसके कण टॉक्सिन्स जो हम बोलते हैं, लंग में बैठे हैं और कान में बैठे हैं, ऐसा पाया जाता है कि उसको पूरी तरह साफ होने में कई साल लग जाते हैं आपके छोड़ने के बाद भी। कई साल तक आपके शरीर में वो रहता है और वो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बॉडी में आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है सिगरेट आपने आज छोड़ दी, कल बिल्कुल रिकवर हो गए। सालों साल लग जाएँगे शरीर से को ख़त्म होने में, अगर आप नहीं लेंगे तब की बात कर रहा हूँ। तो रिकवरी इज़ अ प्रोसेस व्हिच कंटिन्यूज़ एंड गोज़ ऑन टिल यू आर अलाइव। आई थिंक इट्स बेटर नॉट टू स्टार्ट ऑल दिस थिंग्स। पहले इसकी रिकवरी के बारे में सोचें, उससे पहले आप स्टार्ट ही मत करो ये सब सारी चीज़ें। एग्ज़ैक्टली। और आई थिंक हमें मेंटल हेल्थ में फिर से वापस आ जाना चाहिए। मुझे लगा कि ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है। लोग बात करने से थोड़ा सा पीछे हटते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि चल कोई बात नहीं यार, आज छोड़ दें, कल ठीक हो जाएंगे। बट ठीक है, आप इन सब रास्तों पर पहले तो आओ ही मत। बैक टू द मेंटल हेल्थ, एक क्वेश्चन है मेरा कि फिजिकल पेन और इमोशनल सफरिंग दोनों में कुछ सिमिलैरिटी होती है क्या? अगर मुझे चोट लग रही है, उसमें जो मुझे पेन हो रहा है, और एक है कि मैं एक जब इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ, उस पे जो मैं फ़ील कर रहा होता हूँ, इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन देम? बिल्कुल। ऐसा देखा गया है और ऐसा पाया गया है कि जो हमें कोई चोट लगी, हमें दर्द का एहसास ब्रेन में हुआ। जब हमें इमोशनल ट्रॉमा हुआ तो उसका एहसास भी ब्रेन में ही होता है। हुँ, हम कहते हैं हार्ट ब्रेक हुआ है, मेरा दिल टूट गया, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है। तो हार्ट ब्रेक, तो हार्ट तो ब्रेक है, हार्ट में कुछ नहीं हो रहा। हार्ट आपका सिर्फ़ का एक मशीन है, हुँ, खून को पंप करने के लिए बनाई ठीक है, है। जिसको हमने बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज़ कर दिया। चलो ठीक, मुझे उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, पर अगर आप मेडिकल की बात करें कि ब्रेन में जाके फ़ील हो रहा है सेंटर्स में आके, हुँ, तो वो दर्द, वो दुःख, वो घबराहट वहाँ जाके फ़ील हो रही है। एक तरह के टेस्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं पीईटी तरह के, जो जैसे एमआरआई होता है ना, ऐसी मशीन में एक लटा के ब्रेन की स्टडी करी जाती है। हुँ, हुँ, जो उसमें देखते हैं कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई कब बढ़ी, कम कब हुई, केमिकल का रसायन का जो पेन, फिजिकल पेन में जब लगने पे कुछ सेंटर्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, वो पाया जाता है। सिमिलरली व्यक्ति को जो डिप्रेशन है, एंग्जायटी है या इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, जो आप बता रहे हैं, इमोशनल दर्द होने यस, पे, यस, वो सेंटर भी एक्टिवेट होते हैं। ओके। तो उतनी इंटेंसिटी का, कई बार ज़्यादा इंटेंसिटी की फीलिंग आपको पेन की जैसी इमोशनल में भी होती है। हुँ, ओके, सो मतलब दोनों एक तरीके से पेनफुल एक्टिविटी ही होते हैं और थोड़ा सिमिलैरिटीज़ हैं। ऐसे बिल्कुल। ही इसमें ही मैं बात करूँगा कि जो फीमेल्स में पीरियड्स और प्रेगनेंसी के टाइम जो एंग्ज़ायटी और जो इमोशनल स्पाइक्स वो फ़ील कर रहे होते हैं, हुँ। तो कुछ लोगों में तो ये ऐसा होता है कि जस्ट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, बट कुछ लोगों में वो रह जाता है। बिल्कुल। एक बहुत कॉमनली इसको हम इसको बोलते हैं पीएमएस बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या सिम्पटम्स बोला जाता है। माने कि माहवारी से या पीरियड्स आने से पहले के समय, जो कुछ दिनों का समय होता है, हुँ, उसमें शरीर में बदलाव आता है। ठीक है। फिज़िकल बदलाव भी आता है, केमिकल बदलाव भी आता है और ब्रेन में बदलाव भी आता है। इसके चलते महिलाओं में अक्सर मूड में अलग बदलाव आ जाता है। ऐसा देखा जाता है, सारी की बात नहीं कर रहा मैं, डोंट टेक इट जनरलाइज़्ड टू इट, पर अक्सर देखा जाता है होता है, हाँ। कि थोड़ा उनका मूड बदलाव आ जाएगा, थोड़ा ज़्यादा टची हो जाएँगी, हुँ, ज़्यादा इमोशनल हो सकती हैं, हुँ, इरिटेट हो सकती हैं, चिड़चिड़ी हो सकती हैं, जल्दी गुस्सा आ सकता है, कभी बहुत खुश हो रही हैं, एकदम से नाराज़ हो जा रही हैं, मूड स्विंग्स बहुत कॉमनली हो सकते हैं। हुँ, तो इसको पीएमएस के सिम्पटम बड़े कॉमन होते हैं ये। कुछ को हल्के-फुल्के होते चले जाते हैं, कुछ को ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और उससे उन पीएमएस की वजह से आप कुछ महिलाओं के पीरियड जो होते हैं, वो भी बड़े दुखदायी गुज़रते हैं। उनको फिज़िकल पेन भी ज़्यादा होता है एज़ हुँ, कम्पेयर टू अदर फीमेल्स। तो ये पीएमएस बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है और ये बहुत अक्सर फ़ील करती है महिलाएँ, पर बहुत कम बोला जाता है, या बहुत कम कम महिला को पता होता है कि ऐसे ही कुछ चीज़ भी होती है और इसके लिए मदद लेके इसको ठीक करा जा सकता है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो फीमेल्स मेंटली थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, पीरियड्स के टाइम ज़्यादा पेन एक्सपीरियंस करती हैं। कह सकते हैं इमोशनल, अगर आपको ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, मूड स्विंग्स लग रहे हैं, ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है, उदास हो रहा है मन आपका, परेशान है, दुखी हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, हुँ, हुँ। टची ज़्यादा हो रहे हैं, अगर आप नॉर्मल बात करूँ, तो बिल्कुल पीएमएस सिम्पटम्स हैं और उसको आप बिल्कुल उसका हेल्प ले सकते हैं, उसको बेटर कर सकते हैं हम लोग। ओके। आई थिंक आपने सारी चीज़ें इतनी
अच्छे से समझाया आपने। मेरे को लगता है मेंटल हेल्थ के बारे में मैंने 1 घंटा अभी जितना आपसे बात किया, मैंने पूरे आई थिंक लाइफ में किसी से नहीं बात किया था। मतलब आई थिंक इट इज़ सो मच स्टिग्मा जो हम लोग बात करते थे कि एक स्टिग्मा सा बना दिया गया है कि किसी से बात करना कि यार ये तो पागल है, इसे क्या बोलें? घर वालों को बोलो तो घर वाले बोलेंगे कि ये क्या चीज़ होती है? तो कोई चीज़ ही नहीं होती, हमारे ज़माने में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। अरे ये सब तुम्हारे ज़माने का चीज़ है। बट दिस एक्सिस्ट और बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं और ऐसे टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये करना है कि बस सामने वाले की बातें सुनें। किसी के लिए आप आज प्रेज़ेंट रहोगे तो कल शायद कोई आपके लिए प्रेज़ेंट रहेगा। तो आई थिंक एट लास्ट आई वुड लाइक टू आस्क कोई एक क्विक थिंग बताइए जो एक पर्सन कर सकता है अगर उसे लगता है कि मैं एंग्जाइटी या फिर डिप्रेशन से या फिर मेंटल हेल्थ इशू से मैं सफ़र कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? ये तो मैं बताऊँगा जो आपने सवाल पूछा। उससे पहले आता हूँ जो आपने वो अक्सर बोला कि लोग बात नहीं करते। आपने बहुत 1 घंटे काफ़ी बात करी। पहले तो मैं बोलूँगा कि मैं आई वुड वांट टू थैंक यू इनफैक्ट यू एंड योर होल टीम ओके, इस पे बुला के बात करने के लिए। पहले तो अक्सर मैंने कहा बात ही नहीं करते थे। नहीं करते आज हम स्टूडियो में इतने बड़े स्टूडियो में बैठ के इस बारे में बात कर रहे हैं जिसको आप चैनल के द्वारा लाखों करोड़ों लोग सुनेंगे भी, देखेंगे भी, उससे कुछ ज्ञान भी लेंगे। तो ये ऐसी स्टिग्मा कम होगा। हमारे मीडिया ने इसको बढ़ाया है और मीडिया द्वारा इसको कम किया जा रहा है। कम किया और जा मीडिया जैसा आपने बताया दीपिका पादुकोण आए और बहुत से एक्टर्स आए। बहुत सारे आज तो अखबार में अक्सर उठा के देखिएगा आप, कोई ना कोई बोलता है डिप्रेशन में गुजरा हूँ, दवाई लिया मैंने, खुल के बता रहे हैं। खुल के बता और लंबी लिस्ट है उसकी, है ना? तो उसके चलते ये चीज़ें कम हो रही हैं, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है और ऐसी प्रोग्राम के द्वारा लोगों तक जागरूकता फैलेगी और लोग हम आगे उनकी टाइम रहते मदद कर पाएंगे। और जैसा बोला घर वाले बोलते थे अरे लोगों को पता ही नहीं होता था, सही बोला आपने। ज़्यादा दूर की बात करूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ। ओके, जब मैंने एमबीबीएस किया था तो मुझे पीजी करनी थी, जिसको पीजी से बात बताया था ना मैंने आपको, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मैंने करनी थी ऑर्थोपेडिशन, हड्डी डॉक्टर बनना था। ओके, सपना मेरा वही था। समहाउ मेरी रैंक अच्छी आई, ऊपर की कृपा थोड़ी मेहनत से। जब मैं काउंसलिंग हमारी होती है मेडिकल में, पीजी के लिए काउंसलिंग के लिए गया मैं, तो मैं 2 दिन पहले चला गया। वहाँ मेरे सीनियर थे, बड़ी अच्छी, मेरे डॉक्टर सौरभ यादव और मेरे मित्र डॉक्टर ललित मोहन के साथ रुका मैं। उन्होंने मुझे समझाया अरे ऑर्थोपेडिशन कहाँ लेने बन रहा है, बहुत बहुत कठिन ब्रांच है, प्राइवेट लाइफ रहेगी नहीं, जिंदगी भर कभी इमरजेंसी आएगी। काफ़ी उनका डिस्कशन हुआ अलग अलग ब्रांच में कौन सी लेनी चाहिए। ठीक है, तो जो मैंने लिस्ट बनाई थी मेरी रैंक के हिसाब से, उसमें मेरा टॉप पे मेरा ऑर्थोपेडिशन था और उस लिस्ट में 7वें पे लास्ट में मेडिसिन था, मुझे भी याद है। और साइकेट्री उस लिस्ट पे नहीं था। तब तक मैंने साइकेट्री में सोचा भी नहीं था कि मुझे लेनी है। और मेरी रैंक पे मुझे सारी मिल रही थी ब्रांच, रेडियो राउजी जो टॉप नंबर पे उठती है और लास्ट सारी मिल रही थी। समा मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी मेंटल हेल्थ के बारे में। पता नहीं कहाँ से एक रात पहले, काउंसलिंग मेरी कल है, एक रात पहले मेरा विचार बदल गया। मैंने कहा साइकेट्री ही लेंगे, बड़ी अच्छी ब्रांच लग रही है। अगले दिन मेरे पिताजी आते हैं, मेरे चाचा जी आते हैं मुझे, तो उनको बताता हूँ मैं साइकेट्री लेने वाला हूँ, मैं ऑर्थोपेडिशन नहीं लेने बन रहा हूँ। तो मेरे चाचा को पूछा साइकेट्री बेटा ये क्या होता है? तो ये बहुत पुरानी बता रहा हूँ। तो बताया ना घर वालों को पता, वाकई में चीज़ें ऐसी हैं। तो मेरे पिताजी ने बोला अरे क्या कर रहे हो, देख लो दूसरी ब्रांच, ऑर्थो नहीं करो दूसरी ब्रांच कर लो, साइकेट्री को। फिर चाचा को बताया चाचा डिप्रेशन का इलाज जो करते हैं, दिमाग का इलाज समझाया उनको लेमन में, वो साइकेट्रिस्ट बनते हैं साइकेट्री। चाचा का छुट्टे ये था, पागल डॉक्टर बनने जा रहा है, वो क्या कर रहा है, लोग क्या बोलेंगे, कुछ और बन जा। तो इतना स्टिग्मा लोगों के दिलों में घर में बना हुआ है। मरीज तो छोड़िए कि आपके घर में डॉक्टर भी कोई साइकेट्रिस्ट लेने जाता था, लोग उसको बहुत अच्छा नहीं समझते थे। मेडिकल फील्ड्स में उसको नीचे दिखाता था, अरे ये तो साइकेट्रिस्ट बना है, इसको तो लास्ट में इसको कुछ मिला नहीं होगा तो साइकेट्री हो गया। पर चीज़ें बदली, जैसे मैंने टॉप रैंक में साइकेट्री उठाया, आजकल साइकेट्री प्राइवेट कॉलेज में करोड़ों में जा रही है। आजकल नए बच्चे साइकेट्रिस्ट बनना चाह रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट की ब्रांच सबसे पहले ही उठ जाती है, दिल्ली में मिलती ही नहीं है, टॉप रैंकर ले रहे हैं। तो उस जमाने से अब में चीज़ें बदली हैं, और बदलाव एक धीरे धीरे ही आता है, एक एक जैसे आपके प्रोग्राम है, ये भी एक सीढ़ी है बदलाव की तरफ। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूँगा, नंबर 1। अब उससे सवाल पे आपके आते हैं कि जो आपने बोला कि क्या करा जाए। देखिए सब पे लागू होता है, चाहे आप मानसिक मरीज हैं या नहीं है, या आपको हेल्दी लाइफ, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, सिंपल सी बात है। आप अपने लाइफस्टाइल को बेटर करिए, टाइम पे नियम से सोइए, नियम से उठिए। आजकल जो लेट नाइट लोग सो रहे हैं, जो मीडिया आपकी ज़िंदगी में घुस चुका है, सोशल मीडिया घुस चुका है, ओटीटी प्लेटफॉर्म आपके जीवन को उथल-पुथल कर चुके हैं, वो लेट जाग रहे हैं, पता नहीं कब तक जाग रहे हैं। आप लाइफस्टाइल अपनी बिगाड़ डाली है। टाइम पर सोइए, टाइम पर उठिए, व्यायाम करिए, जितना वो बॉडी व्यायाम करके, एनी एक्सरसाइज, जिम करें, योगा करें, बाहर घूमने जाएँ, जो आपको पसंद है, जो आपकी बॉडी अलाउ करती है, उस हिसाब से करिए। उस करके जो पॉजिटिव रिजल्ट आपकी बॉडी को मिलेगा, सेम आपकी ब्रेन को भी मिलेगा। एक्सरसाइज से ब्रेन में एक हैप्पी न्यूरोकेमिकल्स को एंडोर्फिन्स कहा जाता है, वो रिलीज होते हैं, वो आपके स्ट्रेस को कम करते हैं और खुशी को बढ़ाते हैं, खुशी के लेवल को बढ़ाते हैं, और स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाते हैं आपकी।
तो फिजिकल हेल्थ पे तो अच्छा करेगा, मेंटल हेल्थ भी अच्छा होगी फिर एक्सरसाइज से। नियमित टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, एक्सरसाइज करना है, तो फिजिकल रूटीन हो गया। हेल्दी खाना, जंक फूड अवॉइड जितना कर सकते हैं, नशे जितना दूर रह सकते हैं उतना रहिए। नशा ना करिए तो बहुत अच्छी बात है, तो हेल्दी माइंड आपका रहेगा। फ्रूट्स खाएं, नट्स खाएं, बैलेंस्ड मील लें। बॉडी को फ़ायदा करती है, ब्रेन को फ़ायदा करती है, क्योंकि ब्रेन आपका कोई सौतेला नहीं है, आपकी बॉडी का पार्ट है। जितना ख्याल आप बॉडी का रखते हैं उस प्रकार ब्रेन का भी रखिए। ब्रेन आपके बॉडी का हेडक्वार्टर है, अगर यहीं गड़बड़ हो गई सब गड़बड़ है, कुछ नहीं कर पाइएगा। सही बात। एक देखिए रिक्शा भी, एक व्यक्ति रिक्शा भी चला रहा है, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है, एक इंजीनियर बना है, एक डॉक्टर बना है और एक चोर भी बना हुआ है। तो भगवान ने सबको, प्रभु ने सबको बराबर हाथ पैर आंखें सही सोच बात। क्षमता दी है, पर क्या अलग किया है? दिमाग। दिमाग क्या सोच रहा है, क्या विजन है उसका, क्या एफर्ट्स कर रहा है, सिर्फ वही उसको बदल देता है कि वो पढ़ेगा, चोर बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, रिक्शा चलाएगा, वो बनाएगा। किसी भी काम को बड़ा नीचे नहीं आंक रहा हूँ मैं, सब बराबर है, सब जरूरी है, पर एक लेवल बता रहा हूँ। ब्रेन से ही सब कुछ चीज़ें होती हैं और चीज़ें बढ़िया होती हैं। तो ब्रेन को सौतेला व्यवहार मत करिए, उसको, उसका केयर रखिए, वो आपको बहुत केयर करेगा और आपको कहीं भी लेके जा सकता है। आई थिंक ये बहुत ही खूबसूरत बात बोली आपने कि हेल्दी बॉडी में हेल्दी ब्रेन रिसाइड करता है। मैं बहुत लोगों को तो ये टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट इस पॉडकास्ट से अगर एक भी इंडिविजुअल की लाइफ थोड़ी चेंज होती है, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू ओपन अप। मुझे लगा अभी सर ने भी एक स्टोरी शेयर की। हर किसी के पास एक स्टोरी शेयर करने के लिए है। आप शेयर कीजिए और ओपनली बात कीजिए। दिस इज़ नॉट एन स्टिग्मा, everyone goes through this. So thank you very much, sir, for Thank you. joining this podcast again. Thank you very much for Thank having you. me. Thank you. Thank you very much.